5 राज्यों के वोटों की जो काउंटिंग है वो जारी है। रुझान हमने आपको बताए हैं। उत्तर प्रदेश में एडवांटेज बीजेपी के पास है। 403 सीटों में बीजेपी 263 पर आगे चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 135 पर आगे है। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी का काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। गोवा की बात करें तो 19 सीटों पर बीजेपी आगे है, 12 पर कांग्रेस, यानी यहाँ पर भी जो मेजॉरिटी मार्क है 21 का, लग रहा है कि आसानी से बीजेपी तय कर लेगी। पंजाब में बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी के नाम लगी है। इस समय वो 92 सीटों पर आगे चल रही है, तो प्रचंड बहुमत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिला है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी प्रो इनकम्बेंसी देखी जा रही है, यानी सीटें पिछली बार से थोड़ी कम आई हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर भी आगे है 48 सीटों के साथ। कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर जो 5 राज्य हैं उनके बड़े क्या आउटकम आज निकले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ 2 मेहमान हैं, सैयद मोजेस और राजेश शुक्ला जी। आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों पॉलिटिकल एडिटर हैं आईएनएस के साथ। मोजेस, मैं आपसे शुरू करूँगा। क्या बड़ी तस्वीर निकल रही है आज राज्यसभा के चुनावों से? देखिए, जो राज्यों में चुनाव हुए 5 राज्यों में, एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर एकदम नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। और जो सरकार ने कामकाज किए हैं, खास करके कोविड के बाद ये बड़ा इलेक्शन था और उसमें नरेंद्र मोदी को थम्स अप मिला है। क्योंकि सारे इलेक्शन, चाहे वो नॉर्थ में, ईस्ट में देखिए आप, मणिपुर में भी बीजेपी को, गोवा जैसे कोस्टल स्टेट में, उत्तराखंड जैसे हिल स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, सभी जगह नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसको कैश इन किया है बीजेपी ने। अगर एक स्टेट में जीत रहे होते तो कहा जाता है कि वहाँ पे पर्टिकुलर मुख्यमंत्री के या उसके कामकाज के का रेफरेंडम है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में चारों कोने पे चुनाव है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, उत्तराखंड में 48 सीट से ऊपर जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का जो कामकाज है उस पर जनता ने मुहर लगाई है। और जो तमाम निगेटिविटीज़ थी सरकार की उसको जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। खासकर कहा जा रहा था कि कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ, उसके बाद लोगों को पलायन करना पड़ा और जिस तरह से लोग पैदल चलकर अपने अपने घरों में पहुंचे। लेकिन कोविड के 2 वेव झेलने के बाद और जिस तरह से मीडिया में खबरें आई थी, उसको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी कोई उसको समझ नहीं पाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और खासकर जो बीजेपी के काम थे और जो राशन वितरण का सिस्टम ड्यूरिंग कोविड था, वो घर घर जो राशन पहुंचा है उसका इम्पैक्ट इस इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह राशन घर घर नहीं पहुंचाए थे। शायद 15-20 साल में कई बार ऐसा हुआ जहाँ पे दिक्कतें लोगों को आई, लेकिन इस तरह नहीं होता। और ये बड़ा एक प्रोजेक्ट था जिसने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा विजय द्वार पे लाके खड़ा किया। और शायद इसको समाजवादी पार्टी भी नहीं समझ पाई और उत्तराखंड में कांग्रेस भी नहीं समझ पाई और गोवा में भी कांग्रेस नहीं समझ पाई। मणिपुर में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह हालत है कांग्रेस की। तो एक रेफरेंडम है कांग्रेस और बीजेपी के लिए और भारतीय जनता पार्टी को इसमें थम्स अप दिया जनता ने। और पंजाब में अपितु बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई। उसकी वजह यह है कि पंजाब में पार्टी ने नई तरह से शुरुआत की। पहले अकाली के साथ गठबंधन में थे, लेकिन बाद में अमरिंदर सिंह के साथ गए। लेकिन वहाँ पे भी कांग्रेस के आप देख रहे हैं हालत किस तरह, एक रूलिंग पार्टी से आप डेसिमेट होकर 20 सीट पे पहुँच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन अमरिंदर सिंह, तो शायद इल कंसीव था और लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जिस तरह से वोट मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी, उससे साफ है कि सारे तबके का वोट गया है। लेकिन कहा जा रहा था कि चन्नी का अपॉइंटमेंट एक मास्टर स्ट्रोक होगा। सारे शेड्यूल कास्ट जो क्योंकि 32% है पंजाब में, वो सभी आम आदमी पार्टी से छिटक कर सीधे जाएंगे कांग्रेस के पास, लेकिन वो शायद नहीं हो पाया। और सभी तबके का वोट खास करके आम आदमी पार्टी को मिला है, शेड्यूल कास्ट का भी, जट सिख का भी और जो हिंदूज का है। इसलिए आप देख रहे थे किसी और पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जी। नवजोत सिंह सिद्धू जो सूत्रधार थे अमरिंदर सिंह को हराने के लिए, खुद हटाने के लिए खुद चुनाव हार गए हैं। और चन्नी भी शायद दोनों सीटों से पीछे पिछड़ ही रहे अभी हैं। ट्रेल कर रहे हैं, अभी रिजल्ट आए, लेकिन शायद वो एक सीट जीत जाए, लेकिन एक सीट शायद उनको भी हार का सामना करना पड़े। लेकिन जैसा मोजेस कह रहे हैं, बड़ी तस्वीर ये है कि थम्स अप मिला है प्रधानमंत्री मोदी को। अगर एक राज्य में कोई जीतते तो शायद आप वहाँ लोकल लीडर को कहते। आप 5 में से 4 जीत रहे हैं, तो आप क्या मानेंगे राजेश कि आज जो नतीजे आए हैं, ये रेफरेंडम है सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी? सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ये तो तय हो चुका है। देखिए कि अब जो राज्यों के चुनाव हैं वो अब बिल्कुल उन मुद्दों पे लड़े जाएंगे जिन पर केंद्र के मुद्दे होते हैं। जैसे केंद्र की योजनाएं हैं, जो जो जैसे आप मुझे बताते हैं, राशन योजनाएं हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि जो
फिगर है ना, जो मोदी का मैजिक है, जो मोदी का करिश्मा है, आप उसके सारे सारे जातीय समीकरण फेल हुए हैं आपके, तमाम आपकी जो चीज़ें हैं उभर के आई हैं, विपक्ष की कमजोरी उभर करके आई है। और लेकिन इस सब को तय करना पड़ेगा कि अब जो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे आपके हिमाचल में, जो चुनाव है नवंबर में, इस साल नवंबर में, इसके बाद फिर गुजरात में चुनाव है दिसंबर में, तो ये आज से इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बीजेपी इस चीज़ में चैंपियन है, जब एक चुनाव जीतती है दूसरे की तैयारी शुरू कर देती है। तो उसको देखना पड़ेगा कि वो आने वाले राज्य हैं वो किन मुद्दों पे लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसे आप कह रहे थे रेफरेंडम में, तो ऑब्वियसली सबको तय करना पड़ेगा कि अब मुद्दे क्या होंगे, हमारे राज्य के मुद्दे होंगे या जो जिन मुद्दों पे, जैसे राशन का जो नया मुद्दा निकला यूपी में, जैसे खूब चला, राशन का मुद्दा था, इसके बाद पशुओं से जो फसलों को जो नुकसान होता है उसका मुद्दा था। तो वो सब मुद्दे तो हैं, लेकिन एक मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रभक्ति का जो चला, राष्ट्र हित के मुद्दे जो चले, जो सेंट्रल की योजनाएं चलें, जो गरीबों को उससे फ़ायदा मिल रहा है, वो सब योजनाएं हावी रही इसमें। और सारे समीकरण जो तमाम जातीय समीकरण फेल हुए, जो आपका ध्रुवीकरण था, आपको लगता था छोटे छोटे ब्लॉक्स बना करके हम यूपी में काम करेंगे, राजभर के अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, वो सब फेल साबित हुए। जी, तो क्योंकि इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था और अगर 4-1 से बीजेपी जीती है तो क्या ये भी माने कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी आज एडवांटेज बीजेपी ही है फिर? बिल्कुल, देखिए 4 राज्यों में जिसमें गोवा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई हुई। पिछली बार से सीटें बढ़ी हैं। मणिपुर में जहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो भी पिछली बार से सीटें बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में ज़रूर सीटें कम हुई हैं, लेकिन उत्तराखंड जैसा स्टेट जहाँ पे हर 5 साल पे सरकार बदलने का चलन है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने रिटेन किया है। और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में तो आपको 1991 के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा सरकार वहाँ बना नहीं पाया है। 91 को 89 से कोई दोबारा सरकार नहीं बना पाया है। कांग्रेस की सरकारें खाली 80 और 85 में बनी, उसके बाद 89 में जनता दल की सरकार बनी, फिर 91 में बीजेपी की, फिर 93 में सपा की, फिर 96 में सपा बीजेपी की, बीएसपी बीजेपी की बनी। तो इस तरह गठबंधन ने सरकार बनती रही। और जो 2007 से क्लियर मैंडेट जब से यूपी ने देना शुरू किया, 2007 में मायावती को दिया, फिर 12 में अखिलेश को दिया और 17 में बीजेपी को दिया, लेकिन ये मैंडेट योगी आदित्यनाथ को दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी, खासकर किस इशूज़ पे कि बुलडोजर चलवाते हैं, प्रेजुडिस से काम करते हैं। ये काम आया परसेप्शन कि योगी की इमेज बनाई गई कि बुलडोजर, जहाँ कहीं करप्शन होगा उस पर बुलडोजर चल जाएगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक अहम सवाल था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव था वो बाकी लोगों के नैरेटिव पे हावी हुआ है। आपको बता दें कि उन्नाव रेप सर्वाइवर के माँ को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसको 45 सीट्स खाली वोट अभी तक आए थे, जो रुझान आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन में योगी खरे साबित हुए हैं, और जो विपक्ष की का आरोप था उसको जनता ने नकार दिया है। इसके अलावा जो सोशल सेक्टर की स्कीम थी, खास करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो राशन का पेंडेमिक में दिया गया वो योजना है को, और पेंशन योजना, ये सब बहाली जो हुई है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है, उस सब का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन आपको बता दें कि स्टे कैटल्स का एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन शायद स्टे कैटल्स का इतना बड़ा इशू होने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिल रहा है, तो उसके मतलब कि जो सोशल सेक्टर की स्कीम से उसने उसको दबाया, मतलब कवर अप किया है, तो वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ती। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने जो भीड़ आ रही थी अखिलेश को देखने सुनने, उसको गलत तरीके से एंटिसिपेट किया। और जिस तरह से टिकट वितरण किया, मैं अपने ऑफिस में भी लगातार कह रहा था कि अगर अखिलेश यादव हारेंगे तो 2 वजह होगी, एक तो टिकट वितरण और एक केंद्र सरकार की राशन वितरण योजना। तो अखिलेश यादव की टिकट वितरण जितना खराब था, खासकर ईस्टर्न यूपी में और लखनऊ के बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी मनमानी करी और पुराने लोगों को अपने इग्नोर किया, उसका खामियाजा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वेस्ट में तो समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने ठीक परफॉर्म किया, लेकिन ईस्टर्न में पूरा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से स्वीप मारा, उससे ऐसा लग रहा है कि जो नाराज़गी थी कैडर में कि इनको टिकट नहीं दिया, उनका ने टिकट दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटने के बाद भी उनका कैडर इतना मजबूत है, आरएसएस का पूरा मशीनरी है, सेटअप है जो उनके साथ काम करता है, तो बहुत ज़्यादा वो दिक्कत नहीं करता। लेकिन बाकी पार्टियों में अगर आप पुराने लोगों का टिकट काटते हैं तो वो शायद क्योंकि बहुत सारे लोग दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बीएसपी से लड़ रहा है, कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, तो उस सब का भी खामियाजा
समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। मुझे लग रहा था कि अखिलेश इससे भी अभी 30-40 सीट आगे और जीत सकते थे, लेकिन जो टिकट उन्होंने बांटे उसकी वजह से वो 30-40 सीटों का नुकसान उनको हुआ है। जी, तो जैसा मोसेस कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए टिकट वितरण बैकफायर कर गया और राशन वितरण भाजपा के फायदे में गया। तो ये जो डबल इंजन की सरकार, ये नारा हमने बहुत बार सुना, प्रधानमंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि वोटर थोड़ा और सजग हो गया है कि अगर सेंटर और स्टेट की कोऑर्डिनेशन अच्छी है, कि अगर आयुष्मान भारत केंद्र सरकार लाती है तो हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट, दोनों मिलकर काम करेंगे तो उन्हें ही लाभ मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मान लीजिए यूपी में तो बिल्कुल ये साबित हो चुका है। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पे वोटर था वो अनिश्चित था, उसको डिलेमा था कि मैं क्या दूसरा विकल्प को देख सकूं, लेकिन सारे विकल्प, जो जितने भी विकल्प हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे गोवा में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, आप देखिए विकल्प की क्या स्थिति है। आप उत्तराखंड में तो ये स्थिति है कि जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, रावत को माना जा रहा था, उन्होंने काफ़ी काम किया, उनका बैकग्राउंड वहाँ पे है, और इसके बाद माना जाता था कड़ी चुनौती दे सकते हैं बीजेपी को, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि अभी वो बहुत बुरी स्थिति में है रावत। लाल कुआं से। जी हाँ, जी हाँ। और वो आम आदमी पार्टी के रूप में जो कैंडिडेट थे वो भी चुनाव जो है वो भी पिछड़ रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि कोई विपक्ष बेहतर और मजबूत विकल्प पेश कर पाया। और जो केंद्र और राज्य की बात आप करे थे, ऑब्वियसली जो वोटर थे उनके सामने बिल्कुल एक साफ तस्वीर थी कि अगर केंद्र में जो है बीजेपी है तो राज्य में हो तो हमारा ज़्यादा विकास हो। और जो विकास का मुद्दा था, आप देख लीजिए, जो डेवलपमेंट का मुद्दा था उसने सारे मुद्दों को गौण कर दिया है। बिल्कुल, तो इसका मतलब डेवलपमेंट एक अब मुद्दा हो गया। भले जाति धर्म की बात होती है, लेकिन पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कार्य किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे की बात हुई, बेतवा केन लिंक की बात हुई, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने, डिफेंस कॉरिडोर, क्या वोटर इनको भी देख रहा था, इन चीज़ों को? देखिए, मेरा ये मानना है कि दो मेन वजह है योगी आदित्यनाथ के दोबारा सरकार लौट। एक तो जो सोशल सेक्टर की स्कीम जिसका डायरेक्ट बेनिफिट वोटर के खाते में या राशन के तौर पे मिला। दूसरा है कि जो योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली छवि थी, तो एक उस छवि का भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि जिस तरह से तमाम मुद्दे यहाँ पे उठाए गए इस चुनाव में, खास करके राम मंदिर के निर्माण को लेकर कि समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध में रही, ये आरोप लगाते रहे, तो उस सब का भी फायदा जनता ने देखा कि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, अयोध्या मशहूर, उसके बाद मथुरा काशी की भी बात हो रही है, काशी विश्वनाथ के भी काशी रेनोवेशन। विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, बहुत ही विहंगम वो कार्यक्रम था। तो उस सब का भी जनता पे असर हुआ है। ऐसा नहीं कि जनता ये समझ रही है कि खाली सोशल सेक्टर स्कीम, क्योंकि तमाम जो खासकर महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग स्टे कैटल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और तीसरा जो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सुनवाई नहीं है सरकार में या अधिकारियों को भी, उस सब की वजह से जो एक एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी योगी और मोदी के प्रति नहीं था, जो था वो लोकल एमएलएस के प्रति था। और इसकी वजह से, लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट्स में कोई भी बहुत ज़्यादा पिछली बार से एमएलएस हारे नहीं। आजकल 30-35 टिकट बीजेपी ने काटा था, और उसका शायद फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सीटें तो बढ़ रही हैं, तकरीबन 70 सीटें बढ़ेंगी पिछली बार से, तो क्या एक थोड़ा मजबूत विपक्ष होगा? क्या जब 325 सीटें थी जो निर्णय बीजेपी प्लस ने लिए, अब अगर तकरीबन 250 सीटें आती हैं, तो भी क्या मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ अभी भी कड़े कदम ले पाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है ये बिल्कुल साफ मैसेज था कि योगी आदित्यनाथ, पिछले साल आपको याद होगा नवंबर में इस तरह से स्थितियां थी कि नवंबर में लोगों को लग रहा था कि कुछ हो सकता है। एक प्रधानमंत्री की तस्वीर आई उनके कंधे पे हाथ रखते हुए, तो उसके बाद तो मैसेज बिल्कुल साफ था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। और देखिए लड़ा, और वो बिल्कुल गोरखपुर छोड़ दिए, पूरी उत्तर प्रदेश जो पूरा स्वीप करता था, वो वही स्थिति इस बार भी देखने को मिलती थी।